नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली के अलावा कई राज्यों में, हरियाणा, पंजाब और यूपी समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की 4.6 तीव्रता आंकी गई है और वहीं हरियाणा के रोहतक में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। रात 9:08 पर आए इस भूकंप के झटके करीब 10 से 15 सेकंड तक महसूस किए गए। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कोरोना महामारी के दौरान दूसरे देशों की सहायता करने के लिए भारत की एक बार फिर से तारीफ की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत तिरुमूर्ति के साथ बातचीत के दौरान महासचिव ने भारत की जमकर तारीफ की है। उसमें किस प्रकार से कोरोना की विश्व महामारी के दौरान अन्य देशों की सहायता की है और साथ ही उन्होंने इस दौरान अपनी भारत यात्रा को भी याद किया है। बता दें कि कोरोना महामारी से लड़ने में भारत ने अमेरिका सहित दुनिया भर के कई देशों में आवश्यक दवाएं, पीपीई किट और चिकित्सा सहायता भेजी है। देश भर में भारतीय रेलवे ने 200 ट्रेनें चलाने की तैयारी पूरी कर ली है। इन ट्रेनों का सबसे ज्यादा फायदा यूपी के निवासियों को होने वाला है, क्योंकि करीब 2 दर्जन ट्रेनें लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद जैसे बड़े स्टेशनों से होकर के गुजरेंगी और इनमें से कई ऐसी हैं जो बिहार और पश्चिम बंगाल जाती हैं। वहीं कई ट्रेनें लखनऊ और बनारस से भी चलेंगी और भारतीय रेलवे के अनुसार ये ट्रेनें श्रमिक स्पेशल और एसी स्पेशल ट्रेनों से अलग होंगी। रेलवे ने इसे लेकर एक लिस्ट जारी कर दी है और इसमें ट्रेनों का टाइम टेबल भी है। हालांकि अभी सभी 200 ट्रेनों की लिस्ट नहीं आई है। इन ट्रेनों के लिए 22 मई को ही टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई थी और ट्रेनों के लिए यात्री 30 दिन पहले ही रिजर्वेशन करवा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कोरोना वायरस प्रबंधन को लेकर के केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रही हैं। अब ममता बनर्जी ने कहा है कि भारतीय रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन के नाम पर कोरोना एक्सप्रेस ट्रेन चला रही है। वहीं उन्होंने राज्य में धार्मिक स्थलों को खोलने की भी अनुमति दे दी है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है कि हजारों प्रवासी मजदूरों को रेलवे एक ही ट्रेन से क्यों भेज रहा है। उन्होंने पूछा कि सरकार और ज्यादा संख्या में ट्रेन क्यों नहीं चला रही है। ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछले 2 महीने से कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने में सफलता मिली थी, लेकिन अब मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग लौट रहे हैं। That is my question. Send some people in some place to maintain the social distancing. That you are not doing. Everybody is saying, do you know what the villagers are saying? They are saying, it is a Corona Express is coming. भाग जाओ, भाग जाओ. What is this? हमारा लॉयर का प्रॉब्लम हो रहा है। हमने तो गाँव वाला को कह रहा है कि आप डरो मत, हम लोग नया कर सकते, वो भी हमारे भाई बहन है। इसलिए हम स्कूल को छोड़ कि 1 महीने में स्कूल छुट्टी दे दिया। स्कूल ठीक है, जो हमारा 6 जनवरी में नई तूफान में जो नहीं दी गया उसमें रहे। हम उधर भी उसका रहने का बंदोबस्त करेगा। जैसे गाँव वाला का साथ कोई गाँव वाला का साथ कोई झगड़ा ना हो, सब एक साथ में रहे, 7 दिन 10 दिन रहे। इसका बाद हम टेस्ट करेंगे। अब नेगेटिव जो होगा उसको घर दे देंगे, जो पॉजिटिव होगा उसको ट्रीटमेंट करना जरूरी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया कि प्रदेश की टेस्टिंग क्षमता बढ़ाई जाए, जिससे कि प्रदेश में हर रोज 10,000 कोविड टेस्ट किए जाएं। उन्होंने माइक्रो प्लानिंग करके टेस्टिंग लैब व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर लॉकडाउन की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेजों सहित सभी चिकित्सालयों में डॉक्टर नियमित रूप से राउंड लें और अस्पतालों में पीपीई किट, N95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर जैसी संक्रमण से बचने वाली सामग्री, साथ साथ स्ट्रेचर और व्हील चेयर की भी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में नियमित संवाद रखते हुए कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी कामगारों और श्रमिकों की प्रदेश वापसी के लिए संकल्पबद्ध है।
और इसके लिए श्रमिकों और कामगारों की सूची अन्य राज्यों से प्राप्त की जाए, जिससे कि उनके लिए निःशुल्क ट्रेन की व्यवस्था करवाई जाए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने स्पीक अप इंडिया मुहिम के लिए धन्यवाद देते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने स्पीक अप इंडिया के माध्यम से देश के लाखों करोड़ों मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करने का आह्वान किया है। जैसा आप सब जानते हैं कि कोरोना के बारे में जिस रूप में लॉकडाउन किया गया अचानक, उसके कारण से पूरे देश को जो तकलीफ हुई है उनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। विशेष रूप से मजदूर चल रहे पैदल घर की तरफ, वो दृश्य विचलित करने वाले देशवासियों को, किस प्रकार से रास्ते में डिलीवरी हो रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मर्द मारे जा रहे हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता। इतना व्यवस्था हो गई जो पहली बार सुन रहे कि रेलगाड़ी भी, ट्रेन भी बम्बई से चलती पटना के लिए पहुंच जाती है उड़ीसा के लिए। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। हृदय विदारक दृश्य देख करके जो संवेदनशीलता होनी चाहिए केंद्र सरकार में वो नजर नहीं आती है, वरना इतने लंबे समय तक मजदूर कभी पैदल चलने की नौबत नहीं आती। बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार ने गोपालगंज मामले को लेकर के तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अपराध पर राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को राजनीति का संक्रमण हो गया है। कानून की धज्जियां उड़ाने के चलते तो पिता जेल खाने में, आप पटियाला कोर्ट में दंडवत। कोविड-19 को से लड़ने का संकल्प लेकर के 53 दिन 55 दिन फरार। अपराध पर राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। आपके दल के ऊपर जब आरोप लगता है तो उनको राजनीति में सहवाला बना करके रखते हैं। और हमने 15 वर्ष में रिकॉर्ड हमारा है, दल, जाति, धर्म, पार्टी की बुनियाद पर नहीं, अगर अपराध किया कानून सम्मत कार्रवाई करके उनको जेल खाने तक पहुंचाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाती है। इसलिए अपराध में जो निपुण लोग हैं वो तो आपके राजनीति के सहवाला है। और लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस का कोई अर्थ नहीं है। क्या माननीय विधायक जो आपके हैं उनको क्या आप संक्रमण का खतरा उन पर डालना चाहते हैं? आखिर कारण क्या है? खुद जब आए, जहां से भी आए, जगह नहीं बताया, परमिशन लेकर के आए और राजनीतिक कार्यक्रम के लिए परमिशन के लिए की प्रक्रिया कोई सुनिश्चित किया था क्या? ये सीधे तौर पर इनको, तेजस्वी यादव को राजनीति का संक्रमण। पूरे भारत में लॉकडाउन 4 लागू है जो 31 मई को समाप्त हो जाएगा। इस बीच केंद्र सरकार जल्द ही कुछ अहम निर्देशों के साथ लॉकडाउन 5 का ऐलान भी कर सकती है और साथ ही कुछ राज्य सरकारें लॉकडाउन 5 के बाद भी स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही हैं। कई सरकारों का कहना है कि स्कूल कॉलेजों को खोलना जरूरी है ताकि छात्रों की पढ़ाई पर ज्यादा असर न पड़े और वो स्कूल वापस लौट सके। कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के मुख्यमंत्री इस पक्ष में हैं कि स्कूलों में पढ़ाई शुरू करवाई जाए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि 1 जुलाई से राज्य में सभी स्कूल खोले जाएंगे और जबकि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 15 जून के बाद स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर न बनाए जाने के लिए कहा है। और इसके अलावा कर्नाटक और हरियाणा सरकार ने भी केंद्र से जल्द ही स्कूल खोलने की इजाजत मांगी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यह कहा है कि केंद्र सरकार को लॉकडाउन 15 दिनों के लिए और बढ़ाना चाहिए। उनका कहना है कि मेरी गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है और मैं ये मानता हूं कि अगर कोरोना को हराना है तो देशव्यापी लॉकडाउन को 15 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि हमने लॉकडाउन में कुछ रियायतों की मांग भी की है, जैसे कि 50% कैपेसिटी के साथ रेस्तरां और खोले जाएं और इसके साथ ही कई लोग जिमों को भी खोलने की मांग कर रहे हैं।
तिरुपति ट्रस्ट ने तिरुपति मंदिर की 30 जून तक के सारे दर्शन, अर्जित सेवा और धर्मशालाओं की बुकिंग कैंसिल करने का फैसला किया है। श्रद्धालुओं को उनका पैसा लौटाने के लिए बैंक डिटेल भी मांगी जा रही है। लॉकडाउन 4 भी खत्म होने को है, लेकिन अभी भी मंदिर को खोलने को लेकर के कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए एडवांस बुकिंग कैंसिल करने का फैसला लिया है। श्रद्धालुओं को मौका दिया जाएगा कि वो अपने हिसाब से दर्शन के लिए नई तारीख चुनें। बता दें कि मंदिर में हर व्यक्ति से 10,000 रुपये का दान लिया जाता है और इसके बदले श्रद्धालुओं को उनके मनचाहे समय पर तिरुपति बालाजी के दर्शन करवाए जाते हैं। पंजाब में किसानों को इस बार धान की बुआई करने के लिए लेबर की कमी से दो चार होना पड़ रहा है। इससे निजात दिलवाने के लिए होशियारपुर की लमड़ा कांगड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इस बार किसानों के लिए 600 एकड़ भूमि में जापान की आधुनिक तकनीक से धान की बुआई का लक्ष्य रखा है और इससे किसानों को लेबर की कमी से बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही खेत में पानी का इस्तेमाल भी कम होगा। ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ 2-2.5 ਖੇਤ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ 2.5 ਦੇ ਖੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਝਾੜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਮਗਰ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈਦਾ। 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਝਾੜ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਝਾੜ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਰਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਲਵਾਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ 5-7 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 2,682 नए कोविड-19 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 62,228 तक पहुंच गई है। वहीं 116 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं, जो एक दिन में कोविड-19 के कारण ये सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 2,098 मौतें हो चुकी हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि जल्द ही तेज गर्मी से राहत मिलने जा रही है और मानसून अगले 3 से 4 दिनों में केरल में दस्तक देगा। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल पहुंच जाता है और इससे पहले मौसम विभाग ने मानसून में देरी की संभावना भी जताई थी। गौरतलब है कि देश में मानसून तकरीबन 4 महीने का होता है, जो कृषि के लिए बहुत अहम माना जाता है। मानसून के आने से पहले ही कई हिस्सों में बरसात की संभावना है और उत्तर और मध्य भारत के कई इलाकों में गर्मी से राहत भी मिलने वाली है, क्योंकि उत्तर भारत में 1-2 दिन तक बरसात हो सकती है। हरियाणा के फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर को अब फिर से पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के आदेशों के बाद दिल्ली से लगती हुई हरियाणा के जिलों की सीमाओं को बंद कर दिया गया है, जिस पर पुलिस ने भी बदरपुर बॉर्डर पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है और बिना अनुमति वाले वाहनों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है और इस बीच सभी वाहनों की गहनता से जांच भी की जा रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली से लगते हुए कच्चे रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं और हरियाणा सरकार ने यह फैसला एहतियातन लिया है। बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती से लंबा जाम भी देखने को मिला। कल गृह मंत्री के आदेश के बाद है। हाँ, जो ज़्यादा सख्ताई हुई है वो होम मिनिस्टर साहब के आदेश के बाद है, लेकिन नॉर्मली भी हमारी जो है वो देखते हैं कि अननेसेसरी जो नहीं जा रहा है, अननेसेसरी मूवमेंट को तो हमने कम कर रखा वैसे भी। आधिकारिक रूप से बॉर्डर सील कहा जा सकता है? हाँ, आधिकारिक रूप से बॉर्डर सील है।
हिमाचल की धर्मशाला जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश सरकार से कोरोना संकट के दौरान मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट खरीद पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले की कांग्रेस ने जुडिशियल इंक्वायरी करवाने की मांग भी उठाई है। विभिन्न मुद्दों को लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी कांगड़ा के अध्यक्ष अजय महाजन के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने डीसी कांगड़ा के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा है। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कांगड़ा कांग्रेस कमेटी के सीनियर नेता जो हैं सारे यहाँ पहुँचे हैं और आज हमने डीसी साहब को एक पार्टी की तरफ से विज्ञापन दिया है कि गवर्नर साहब को देने के लिए। और इस विज्ञापन में हमने जो डिमांड की है वो की है कि जो अभी फ़िलहाल पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी एक स्कैंडल हुआ था परचेज ऑफ इक्विपमेंट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट में, उसके बारे में हमने कहा है कि डिमांड की है कि सारी जो मतलब जो घटनाएं हुई हैं और इसमें जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व थे उसका जो इंक्वायरी है एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज से होनी चाहिए, ना कि विजिलेंस डिपार्टमेंट से। क्योंकि बहुत दुख की बात है कि सारा देश और प्रदेश कोरोना की मार से ग्रस्त है और यहाँ पे जो पैसा लोगों की सुविधाएं के लिए होना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसयूटिलाइज हुआ है। और ये मतलब मैं सिर्फ एक इंस्टेंस तो टिप ऑफ द बर्ग जो कहते हैं आइसबर्ग है। बाकी हमने डिमांड की है कि पूरे प्रदेश में जो परचेजेस जो एमएलएज ने भी अपने एमएलए फंड से खरीदी हैं, जितनी भी मेडिकल इक्विपमेंट ली है उसकी भी जो है पूरी की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। एक वाइट पेपर इशू होना चाहिए कि क्या क्या परचेजेस कहाँ पे हुई हैं, किस स्तर पे हुई हैं और इसमें क्या मापदंड थे परचेज करने के लिए। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना के कहर से लोहा नगरी पर पड़ी चोट। लोहा नगरी के कमजोर उद्योग की टूट रही कमर क्या वापस लौट पाएगी लोहा नगरी की रौनक? क्या लोहा नगरी के चिमनियों से निकलेगा उम्मीद का धुआं? क्या स्टील सिटी के चेहरे पर फिर से आएगी उछाल की मुस्कान? देखिए ANP न्यूज स्पेशल लोहा नगरी की चिमनियां और उम्मीद का धुआं, शनिवार 30 मई रात 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि भारत को इंडिया के नाम से नहीं बल्कि भारत या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया जाए। इसके लिए सरकार को संविधान में संशोधन करने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार भी कर लिया है और अब 2 जून को इस पर सुनवाई होगी। याचिका में दावा किया गया है कि भारत या हिंदुस्तान शब्द हमारी राष्ट्रीयता के प्रति गौरव का भाव पैदा करते हैं और मामले की सुनवाई अब 2 जून को प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। पाकिस्तान से राजस्थान के रास्ते देश में प्रवेश करने वाला टिड्डी दल कई राज्यों में अपना आतंक दिखा रहा है। इन दिनों अब हवा के साथ वो यूपी के बुंदेलखंड की ओर मुड़ चुका है और टिड्डियों के इन दलों ने कई इलाकों में जगह जगह पर झुंड बनाकर खेत खलिहान को नुकसान पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये हैं पाकिस्तानी टिड्डियां जो खेत में खड़ी फसलों और पेड़ में लगे फलों को मिनटों में चट करके किसानों को बर्बाद और तबाह कर रही है। लाखों करोड़ों की तादाद में
पाकिस्तान से आई इन टिड्डियों के झुंड जिस खेत बाग में उतर जाते हैं, वहां खेतों पेड़ों में लगे फल सब्जियां सब गायब हो जाती है और सिर्फ वीरानी बचती है। पाकिस्तान से आई तबाही मचाने वाली टिड्डियों की फौज राजस्थान होती हुई बुंदेलखंड के झांसी जिले में हमला कर चुकी है। झांसी के बरुआ सागर इलाके के 1 दर्जन गांवों में टिड्डियां तबाही मचा चुकी है और अब वो महोबा जिले की तरफ कूच कर रही है। रोज एक दल आता है जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर तक होती है। तो ये जहाँ भी इनको हवा की डायरेक्शन में चलते हैं और जहाँ मॉइस्चर होती है, मतलब नमी होती है, उस डायरेक्शन में चलते हैं और जहाँ फसल मिलती है उस पर बैठ जाते हैं। दिन में ये उड़ते हैं और रात में बैठते हैं, लगभग 7-8 बजे बैठते हैं। दिन में 7-8 बजे उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो दिन में ये कहीं नुकसान नहीं पहुंचाते, रात में ये बैठते हैं, जहाँ बैठते हैं वहीं जो है इसको मारना पड़ता है हमको। तो सबसे पहले तो यह गांव वाले ये करें कि जितने भी उनके पास पटाखा हो, जैसे पटाखा हो तो पटाखा छुड़ाए, आवाज़ से ही भागते हैं, ढोल बजाएं या डीजे बजाएं। तीसरी बार झांसी पहुंचे विशाल टिड्डी दल को एक बार फिर झांसी के किसानों और प्रशासनिक तैयारियों से हार माननी पड़ी। पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश के रास्ते झांसी पहुंचे तीसरे विशाल टिड्डी दल में करीब 30 लाख टिड्डियों को मार गिराने का दावा झांसी के जिला प्रशासन ने किया। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए किसान 2 तरह के साधन अपना सकते हैं। किसान टोली बनाकर, शोर मचाकर, ध्वनि यंत्र बजाकर टिड्डी दल को डराकर भगा सकते हैं। अरे हमें सबसे बड़ी चिंता जा हो रही कि पहले हम सूखा की मार झेलत रहे और कोरोना की मार झेलत रहे। हम अपनी जीविका के लिए जो मूली है और ककड़ी है और बैगन की खेती करते हैं। यदि इसमें टिड्डी बैठ गई और ये हमारी फसल नष्ट हो गई तो हम तो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। फिर तो हमारा जीवन कैसे कटेगा, हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। दिक्कत तो सब हर साल आती है, एक साल दिक्कत नहीं है। पहले सूखा देखा है आप, कई सालों से लगातार चला आ रहा है। इसके बाद इस साल कोरोना आ गया है। खेती, हम लोग तो खेती पर निर्भर रहते हैं, अब कोरोना के चलते कुछ नहीं कर पा रहे बाहरी काम। और इस साल सुन रहे हैं कोरोना तो चल ही रहा है, कुछ दिनों में टिड्डियों का प्रकोप आने वाला है। तो सब मिर्च देख रहे हैं, कछुआरा कुछ नहीं लगा है, कीड़े मकोड़े और टिड्डी ऊपर से आ रही है। तो वैसे ही हम लोग परेशान हैं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। मिर्च की फसल तो बर्बाद हो जाएगी यदि टिड्डी आ गई तो फिर हम लोग क्या खाएंगे बताओ। हमारा सिर्फ एक ही मतलब व्यापार रहता है, वो भी खेती सब्जी उगाना, और जितनी जमीन जात है ये सब, इसी में अपना घर परिवार चलाते हैं। टिड्डियों के झांसी में हमला करने के बाद प्रदेश सरकार हरकत में आई और बुंदेलखंड के महोबा के अलावा झांसी, जालौन, बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर जिलों के प्रशासन को अलर्ट कर दिया, जिसके बाद इन सभी जिलों में पाकिस्तानी कीट से बचने की एडवाइजरी जारी कर पानी के टैंकर और फायर ब्रिगेड को सतर्क किया गया। महोबा में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैयार खड़ी है जो टिड्डियों पर छिड़काव कर उनका खात्मा करेगी। या इस पे पानी का छिड़काव करें। और जो हम लोगों ने जो तैयारी की है, जहाँ से जैसे अग्निशमन के लिए हमने लिख दिया है, तो उनकी जो है फायर ब्रिगेड तैयार है, उनमें हमने दवाई जो है हमने खरीद ली है। जैसे भी यहाँ आएगा तो हम तुरंत उस पर अटैक करेंगे और सब जो है गांव वालों को, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, उन्हें सब ने बता दिया है कि ऐसे ऐसे आप यदि किसी गांव में आता है तो आप हमें तुरंत सूचित करें। वैसे हम उसके जो है एक ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप पे, भारत सरकार की टीम है और जो इधर अधिकारी हैं जो बुंदेलखंड के, वे सब उसमें जुड़े हुए हैं। पंजाब में भी लगातार टिड्डी दल का खतरा लगातार बढ़ रहा है और पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब में किसानों में कितना डर है टिड्डी दल को लेकर के, इसका जायजा लिया है, किसानों से बातचीत की है हमारे संवाददाता गुरप्रीत चट्ठा ने। अक्सर देखा जाता है उसके मद्देनज़र प्रशासन वालों पुख्ता प्रबंध किए गए हैं तो पंजाब ते हरियाणे नूं हाई रैड जोन घोषित कर दिता गया, जिसके चलते कि खेतीबाड़ी विभाग ते प्रशासन वालों पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं तो किसानों नूं समझाया जा रहा तां जो किसानां दी फसलां ने जिहड़ियां इस तों
ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੂਗਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਖੜਕਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਪੀਪੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜੂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ? ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਫਸਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੰਨਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਚਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਖਾ ਜੂਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਆਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿਆ ਨਾਲ ਇਕੜੇ ਭਜਾਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੀ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਖਾਵੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਜਦ ਆਏ ਗਈ ਇੰਨਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੱਡੂ ਕਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਭਜਾ ਲੈਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਰ ਲੈਂਗੇ? ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਦੇ ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਛਿੜਕੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੱਦੀਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ADC ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਪ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨੀਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਘਬਰਾਹਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਸ਼ੀਪਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, NB ਨਿਊਜ਼, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।
केरल में शुक्रवार को 62 व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से एक स्वास्थ्यकर्मी, एयर इंडिया के चालक दल के 2 सदस्य और 2 कैदी भी शामिल हैं। इसमें राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1150 हो गए हैं और खाड़ी देश से लौटे एक व्यक्ति की संक्रमण से मौत भी हो गई है, जिससे राज्य में मृतक की संख्या बढ़कर के 8 हो गई है। और पथानामथिट्टा जिले के तिरुवल्ला में रहने वाले 65 वर्षीय व्यक्ति का कोट्टायम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसने वहीं पर इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और वो 11 मई को खाड़ी देश से लौटा था। और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि संक्रमित व्यक्तियों में से 33 विभिन्न देशों से लौटे थे, जबकि 23 अन्य राज्यों से लौटे थे। और इन राज्यों में तमिलनाडु और महाराष्ट्र के 10-10, कर्नाटक, दिल्ली और पंजाब के 1-1 शामिल हैं। वहीं एक व्यक्ति संपर्क में आने से संक्रमित हुआ है। उन्होंने बताया कि 10 व्यक्तियों को शुक्रवार को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या 577 है, जिनका अभी भी इलाज चल रहा है, जबकि 1.24 लाख लोग निगरानी में हैं। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ के देगंगा क्षेत्र से भयंकर ट्रैफिक जाम की तस्वीर सामने आई है। ट्रैफिक इतना था कि खुद ट्रैफिक पुलिस वाले भी इसे कंट्रोल करने में फेल साबित हो गए। इतने भयंकर जाम में फंसे एक बीएसएफ जवान ने ही जाम को खुलवाने का जिम्मा उठाया और अपनी गाड़ी से उतरकर एक बीएसएफ अधिकारी ने जाम को खुलवाने की कोशिश की। अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। कोरोना से बचने के लिए बचाव ही उपाय है, जिसको लेकर के लगातार सरकार द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और इसलिए अब हरियाणा सरकार ने मास्क ना पहनने वालों पर सख्ती करते हुए जुर्माने का भी प्रावधान कर दिया है, जिसके चलते अब लोग आत्मनिर्भर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंबाला में रह रहे एक युवक मानिक गर्ग ने कोरोना से बचने के लिए मास्क और फेस शील्ड का कॉम्बिनेशन तैयार किया है। इसके प्रयोग के ऊपर का हिस्सा प्लास्टिक शील्ड और नीचे का हिस्सा कपड़े का है, जिसके चलते यह कॉम्बिनेशन फेस शील्ड और मास्क दोनों का काम करता है। युवक ने इसे इसलिए बनाया है क्योंकि फेस शील्ड पहनने से सांस लेने में कुछ दिक्कतें पेश आती हैं, लेकिन अगर फेस शील्ड का नीचे का हिस्सा कपड़े का बना होगा तो सांस लेने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। जी मेरा नाम मनी गर्ग है जी। मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है और अभी मतलब देख रहा हूँ कुछ मतलब जी मैं न्यूज़ सुन रहा था कि अभी गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि मास्क लगाने का, मतलब बिना अगर हम पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं तो फाइन है। तो फिर मैंने जो सबसे बड़ी एक दिक्कत देखी कि जब बंदा मास्क है वो 50% लोगों का नाक से नीचे होता है और कंफर्टेबल भी नहीं होता मास्क की हम 24 घंटे पहन रखें और उसको बोल भी सके मास्क को पहन के, तो उसका जो रिप्लेसमेंट है वो लोग फेस शील्ड लगा लेते हैं। बट फेस शील्ड का क्या है, वो कंफर्टेबल तो है लेकिन फेस शील्ड का क्या है, वो हवा को प्योरीफाई नहीं करती। तो फिर मैंने एक ऐसा चीज़ सोची कि जो कंफर्टेबल भी हो और साथ में हमें बेनिफिट भी दे, हमें कोरोना से भी बचाए। तो फिर मैंने फेस शील्ड का मास्क तैयार किया है। ये इसमें क्या है, मैंने मतलब फेस शील्ड मतलब कि जो नीचे इसके मैंने कपड़ा लगाया है जिससे कि फेस शील्ड को काट के, तो इससे क्या है कि हमें ये हवा को प्योरीफाई भी कर रही है और कंफर्टेबल भी। और आप देख सकते हैं मैं प्रॉपरली बोल रहा हूँ, मतलब मुझे कोई जो फेस शील्ड बनाई गई है वो जो आंखों के तरफ संक्रमण होने का अभी कोई बंदा आपके सामने खांसता है या छींकता है या एटमॉस्फेयर में वो है, तो जो संक्रमण आंख और नाक और मुंह के थ्रू इसमें क्या होता है, उससे पूरी तरह से बचाव के लिए बहुत ही कारगर होगा। और ये लोकल इनोवेशन है, इसको लोग अपने आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। दूसरी बात, आपने जो रिस्ट वॉश बेस्ड हैंड सैनिटाइजर की बात की है, वो भी बिल्कुल कारगर है। अभी कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से आराम से टच करके जो उसमें से स्प्रे निकलता है उसको हैंड आराम से सैनिटाइज कर सकते हैं अपने हाथों को।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने दुख जताया है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सागौन बंगले पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने अजीत जोगी की धर्मपत्नी रेणु जोगी और पुत्र अमित जोगी से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढांढस भी बंधाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के जीवन को वो 3 हिस्सों में देखते हैं, जिसमें वो मेधावी छात्र, दक्ष प्रशासनिक अधिकारी और अच्छे राजनेता के रूप में नजर आते हैं। और भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने संघर्ष का दामन नहीं छोड़ा। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र अजीत जोगी के निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। छात्र के रूप में आप हट जाओ ना भैया, क्या मतलब हाथ लगा के कैसे करेगा अच्छे राजनेता के रूप में क्या नजर आ रही थोड़ा सा हाथ से आगे तो लाल ये हाथ क्या है, हाथ पटा दो। ये हाथ परिस्थिति में भी हार मानने वाले व्यक्ति नहीं, बहुत ही संघर्ष जीवन व्यक्ति रहे हैं। आईडी मुंह के नीचे करो यार, अब मेरा हाथ हटाओगे क्या फ्रेम पे? यहाँ के लोगों के हमेशा साथी रहे हैं। हाँ इसको उसके जाने से पूरी तकलीफ हुई है। छोड़ो ना। हाँ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तुम्हें उनकी आत्मा को शांति। पूर्व सीएम अजीत जोगी एक प्रशासनिक अधिकारी भी थे और उसके बाद वो एक कुशल राजनेता भी बने, जिसकी वजह से वो लाखों दिलों में बसते थे और आम लोगों के दिलों पर वो राज करते थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सेंट जोसेफ चर्च के फादर ने भी शोक गीत से पूर्व सीएम अजीत जोगी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और पूर्व सीएम के निधन पर पूरे प्रदेश के साथ ही देश भर में शोक की लहर है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में ही पूर्व सीएम अजीत जोगी का निधन हुआ है, जिसके बाद से सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है और आम लोग भी गमगीन वहां पर देखने को मिले हैं। और छत्तीसगढ़ के रायपुर में सेंट जोसेफ चर्च के फादर ने भी शोक गीत से पूर्व सीएम अजीत जोगी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। श्रीनगर हाईवे पर एलपीजी सिलेंडर लेकर जा रही एक ट्रक में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरे ट्रक को आग की लपटों ने घेर लिया और हादसा कितना भीषण था, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि करीब 45 मिनट तक सिलेंडर के एक एक कर फटने की आवाज आती रही। ये ट्रक इन सिलेंडरों को लेकर के कश्मीर घाटी जा रहा था। अचानक ही ट्रक में आग लग गई और आग पकड़ते ही एक के बाद एक कई धमाके हुए। इस दौरान ट्रक आग का गोला बन गया और सिलेंडर फटने से निकली लपटें वीडियो में साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। वहीं घटना के बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में ट्रक ड्राइवर बाल बाल बच गया। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार
एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इन दिनों देश कोरोना वायरस नाम की मुसीबत से जूझ रहा है। लोगों की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन लगाया गया, तो ऐसे में कई नई मुसीबतें भी सामने आकर खड़ी हो गई। उनकी मदद के लिए सरकार तो कोशिशें कर ही रही है, लेकिन इसके साथ ही बॉलीवुड से जुड़े कुछ लोगों ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। बीते दिनों अभिनेता सोनू सूद ने इन मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए बस सर्विस का इंतजाम किया था, तो वहीं अब ऐसे ही कारणों की वजह से इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन भी जबरदस्त सुर्खियों में आ गए हैं। अमिताभ बच्चन ने प्रवासी मजदूरों के लिए 10 बसों का इंतजाम किया है। बताया जा रहा है कि इन बसों के जरिए लगभग 300 प्रवासियों को यूपी के कई हिस्सों में पहुंचाया जाएगा, जिनमें लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर और भदोही शामिल हैं। बिग बी की ओर से इन प्रवासियों को राशन, सैनिटाइजर और चप्पलें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। नहीं, ये बस अभी हाजी अली से 10 बस जा रही है और ये 10 वेरियस पार्ट ऑफ यूपी जा रही है। भदोही जा रही है, इलाहाबाद जा रही, बनारस जा रही, लखनऊ जा रही, बस्ती जा रही, गोरखपुर जा रही। हाजी दरगाह के साथ में मिलकर किस तरह से आप लोग क्या बेसिकली ये सब बस स्पॉन्सर कर रहे हैं मिस्टर श्री अमिताभ बच्चन जी, बिकॉज हाजी अली दरगाह ये फील्ड में है, इनके वॉलंटियर तो इनका हम लोग ने मदद ली है और इनकी मदद से चलते हम लोग ने ये सब अरेंज किए। 10 बसेस के परमिशन के हिसाब से लगभग 250 से 275 तक पैसेंजर रहेंगे, उसमें छोटे बच्चे ये भी रहेंगे सब, तो अराउंड 275 रहेंगे टोटल। मुस्लिम अंसारी है और लॉकडाउन जो हो रहा है 60 दिन हो गया है और 2-4 बार ट्रेन से जाने की कोशिश की, लेकिन 10-10 घंटा 15-15 घंटा लाइन लगाने के बाद जुगाड़ नहीं मिला। और कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब पुलिस स्टेशन से जल्दी नंबर नहीं आता है और कुछ लोगों का जल्दी आया था, तो हम लोग बहुत दिन से परेशान थे और काम धंधा भी बंद हो गया है। तो फिलहाल अभी जो है कोरोना का जो मसला है अभी वो सही नहीं हो रहा है, तो इसके लिए जब तक नहीं होगा सही, जब तक हम अपने गाँव जाना चाहते हैं, अपनों के बीच में रहना चाहते हैं, अपने अम्मी पापा के बीच में रहना चाहते हैं। और ये जो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं हाजी अली से, तो इसमें हाजी अली दरगाह और माहिम दरगाह और श्री अमिताभ बच्चन की तरफ से हम लोग को मदद मिली है, तो बहुत राहत बहुत। कभी कभी खून के रिश्ते भी पैसे और जमीन के लिए फीके पड़ जाते हैं, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। ऐसे ही एक मामला जिला फतेहगढ़ साहिब के हल्का अमलोहा से सामने आया है, और जहां पर गांव माजरा मन्ना सिंह वाला में जमीनी विवाद के चलते एक भाई ने ही अपने भाई का कत्ल कर दिया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मृतक बलदेव सिंह के भाई और भतीजे के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है, जो कि अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दो भरावां ਦਾ ਆਪਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਟ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਵੱਟ ਢਾਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਰੂਪਨ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 302-34 IPC। ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ तक कोई गिरफ्तारी नहीं। गुजरात के अहमदाबाद में लूट और हत्या में वांटेड छोटा राजन गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी वलसाड IIFL में हुई करोड़ों की लूट के आरोपी भी थे और जिन्हें पकड़ने में एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी संतोष नाइक और कालू हामाम की गिरफ्तारी मुंबई और कर्नाटक से हुई है। इन आरोपियों ने बीजेपी विधायक की हत्या भी की थी। के वापी सलवास रोड पे 9 जनवरी 2020 को एक लूट की घटना हुई थी। उसी में अभी तक वो अनडिटेक्ट थी। गुजरात एटीएस को इसकी इन्फॉर्मेशन मिली। इसकी इन्फॉर्मेशन के आधार पे गुजरात पुलिस ने नाला सोपारा से कालो उर्फ शरमत बेग और संतोष नायर उर्फ राजेश खन्ना को चिकमंगलुरु कर्नाटक से
अरेस्ट किया है। चिकमगलूर कर्नाटक से अपराधी के घर से 70 लाख रुपीज़ रिकवर किए गए हैं और बाकी की तपास अभी चालू है। ये दोनों जो एक्यूज पकड़े गए अपराधी वो दोनों छोटा राजन गैंग में शामिल थे और इन्होंने छोटा राजन के कहने पर दाऊद के 2 खास बंदों को बॉम्बे में उनका मर्डर किया था और वो छोटा राजन के कहने पर एक्सटॉर्शन जैसी घटनाएं भी उन्होंने वारदात की हुई है। दिन भर की धूप के बाद एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। तो इसमें बारिश ने जहां गर्मी से राहत दी है तो वहीं पारा नीचे गिरने से उमस भी कम हो गई है। गुरुग्राम के सोहना और आसपास के इलाकों में ओले भी गिरे हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के आसपास भी बारिश से लोगों को राहत मिली है। पिछले दिनों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद अब बारिश के मौसम का मिजाज बदल गया है। यूपी के वाराणसी में बड़ा हादसा हुआ है। गंगा में एक एक कर 5 किशोर डूब गए। आसपास के लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़े लेकिन सफल नहीं हो सके। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पांचों का शव निकाला गया। शवों को रामनगर के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लाया गया और एक साथ एक ही मोहल्ले के 5 किशोरों की मौत से कोहरा मच गया है। एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और 2 घंटे की मशक्कत के बाद पांचों किशोरों को पानी से निकाला गया और एम्बुलेंस से लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया गया। पांचों को मृत घोषित कर दिया गया है। एक नई बस्ती का था, 4 ठो मतलब वाड़ी गड़ाई गए थे। हम उनके चाचा लगते हैं। पानी में वो सब गए थे, अब नहाने के लिए गए थे 7:30 बजे और वो सब नहाने के लिए गए तो वो डूब गए। पढ़ाई वढ़ाई करते थे। एक नाम जो मेरा भतीजा था उसका नाम लकी था, वो 7th क्लास में पढ़ता था। पिताजी उनके मतलब कि सऊदी में रहते हैं, एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं। लकी ये हादसा तो बहुत बड़ा है। सुबह कुछ लड़के गंगा जी में नहा रहे थे किनारे में, उसमें से एक छोटा लड़का था जिसकी उम्र 14-15 साल की लगभग रही होगी। वो पानी में डूबने लगा तो उसको बचाने एक लड़का गया, वो भी डूबने लगा, उसको बचाने के लिए तीसरा गया। ऐसे करके सभी की डूबने से मृत्यु हो गई और तत्परता से प्रयास करके जल पुलिस के माध्यम से, पुलिस की सहायता से सभी की गोताखोरों की मदद से डेड बॉडी सभी निकाल ली गई है और पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कितने बच्चे थे? 5 लोग थे शुरुआत में। क्या करते थे बच्चे? ये मूलतः क्या? ये छोटे बच्चे थे सब, अभी छोटे उम्र के, कम उम्र के 14 साल से लेके 18-20 साल तक के बच्चे थे सब। पंजाब की लुधियाना एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर पाकिस्तान से तस्करी करके लाई जा रही हेरोइन की बड़ी खेप सहित आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। आरोपी प्रताप सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को नाकाबंदी के दौरान काबू किया गया है। एआईजी एसटीएफ स्नेहदीप शर्मा के अनुसार उन्हें पता चला था कि आरोपी हेरोइन की खेप देने के लिए लुधियाना आ रहा है, जिससे करीब 5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। इससे कुछ दिन पहले एसटीएफ ने बीएसएफ के साथ मिलकर भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित 0 लाइन से 6 किलो हेरोइन बरामद की थी, लेकिन आरोपी वहां से फरार हो गया था। इनपुट के ऊपर ਅਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੰਬਰ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਮਸਕੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਲੀ ਔਲਖ ਵਿਲੇਜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ
मुंबई से चलकर गोरखपुर जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन उरई रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां पर पानी और स्नैक्स वितरण के लिए ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप पहले से ही निर्धारित था, लेकिन स्नैक्स और पानी वितरण में रेलवे प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। पानी की बोतल और नाश्ता लेने की होड़ में प्रवासी मजदूरों ने सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई। एक साथ कई मजदूर पानी और नाश्ते पर टूट पड़े। वहीं व्यवस्था के नाम पर इक्का दुक्का ही जीआरपी पुलिस के जवान नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है और जनपद में कोरोना के 12 नए केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इनमें से 11 लोग एक ही परिवार के हैं और हाल ही में इसी परिवार की एक वृद्ध की कोरोना से मौत भी हो गई है। जनपद में कोरोना के पहली बार एक साथ 12 केस मिलने से हड़कंप मच गया है। जिले में 2 दिन पहले खालापार नई बस्ती निवासी वृद्धा की कोरोना से मौत हो गई थी और अब शुक्रवार को मृतक महिला के परिवार के 11 लोग संक्रमित मिले हैं। महिला का बेटा डीपीआरओ कार्यालय में कार्यरत है और वो भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। इससे विकास भवन के सभी कार्यालयों में हड़कंप मच गया है। अभी कर्मचारियों और अधिकारियों की जांच नहीं की गई। कोरोना में आज 134 रिजल्ट हम लोग प्राप्त हुए हैं और उसमें 12 केस पॉजिटिव प्राप्त हुए हैं, बाकी सारे केस जो है नेगेटिव प्राप्त हुए हैं और 35 केस हमारे पहले से थे। तो अगर 12 को जोड़ लें तो 47 इसमें एक्टिव केस कोरोना के हमारे ज़िले में है, मुजफ्फरनगर में इस समय। ये केस किधर से, कहाँ से थे? 11 केस से एक पूर्व जो है कोरोना पेशेंट से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के ही सारे सदस्य थे, वो संपर्क में आए होंगे, उनसे हुआ है। और एक जो है शिवा पॉलिटेक्निक में एक व्यक्ति रह रहा है जो कि बाहर तमिलनाडु कर्नाटक से जो कि बाहर आया हुआ था और सदर तहसील का ही रहने वाला है। एक केस उसका लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, कुछ विशेष हॉटस्पॉट में कुछ अलग से कोई नियम बनाया हुआ? हॉट स्पॉट के चिन्हांकन तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट के आधार पर हम लोग करते हैं। तो मेडिकल टीम से जो भी रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर अगर आवश्यक होगा तो हम लोग बढ़ाएंगे। लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखकर जैसे जैसे कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, वहीं पश्चिमी यूपी में लगातार नए पॉजिटिव मरीज भी सामने आ रहे हैं। सहारनपुर में जांच रिपोर्ट में कोरोना के 6 नए मरीज सामने आए हैं। ये सभी प्रवासी कामगार हैं और वहीं पॉजिटिव आते ही कोविड-19 में भेजने की तैयारी ने की गई और साथ ही चिकित्सा विभाग की टीम मरीज के संपर्क में आए परिजनों को क्वारंटीन करने की तैयारी में भी जुट गई। इतना ही नहीं, जो जिस साधन में मरीज मिले हैं उन्हें भी सील कर दिया गया है और जिले में अब कुल कोरोना पॉजिटिव केस 226 हो गए हैं। वहीं ठीक होकर घर गए मरीजों की संख्या 201 है। जनपद में अभी तक कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 226 है, जिसमें से एक्टिव केसेस की संख्या 25 है। इस तरह आज की डेट में हम लोग की जो L1 फैसिलिटी है उसमें कुल 25 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट एडमिट है। हॉट स्पॉट आज की डेट में कुल हॉट स्पॉट की संख्या। यूपी के मिर्जापुर के हालिया में पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास योजना में दस्तावेजों के जरिए हेराफेरी कर आवास का लाभ उठाने वाले 3 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इन महिलाओं को इलाके के गजियारा मटीहरा इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार हलिया के बीडीओ ने पीएम आवास में हेराफेरी को लेकर हलिया थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था और इसमें 23 अभियुक्त नामजद थे, जिसमें से 4 पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे और 4 की गिरफ्तारी हुई है और अन्य की तलाश चल रही है। उत्तर प्रदेश में खतरनाक कोरोना वायरस तेजी से अपना पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है। लगभग सभी जनपदों को अपने संक्रमण की जद में इसने ले लिया है और ऐसे में बुलंदशहर में फिर से कोरोना का बम फूटा है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके बाद जनपद में हड़कंप मच गया है। बता दें कि ये 5 संक्रमित मरीज जिले के सिकंदराबाद के रहने वाले हैं और एक ही परिवार से 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आज पॉजिटिव आने के बाद 2 संक्रमितों को मिला दें तो कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7 हो गई है। इसके साथ ही जनपद में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर के 115 हो गई है। वहीं कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरे मोहल्ले को चारों ओर से सील कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से हॉटस्पॉट क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जा रहा है। मोहल्ले को सिकंदराबाद नगर पालिका की ओर से सैनिटाइज कराया गया है। यूपी के अलीगढ़ में बीटेक के छात्र श्रेय अग्रवाल ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो लोगों के बीच 2 गज से
कम दूरी होने पर रेड सिग्नल के साथ अलार्म से लोगों को अलर्ट करता है और लोग जैसे ही आपस में 2 गज की दूरी बना लेते हैं तो सिग्नल बंद हो जाता है। और साथ ही छात्र ने बताया कि बीटेक का छात्र होने के नाते मैंने और मेरे दोस्त पीयूष काचवाल ने मिलकर के एक डिवाइस तैयार किया है। अगर कोई भी व्यक्ति इसकी रेंज के अंदर आएगा तो ये सायरन देना शुरू कर देगा। कोविड-19 की वैश्विक महामारी जो पूरी दुनिया में फैली हुई है और इसका प्रकोप हमारे भारत में भी देखा जा रहा है। इस प्रकोप से बचने के लिए शारीरिक दूरी ही एक महत्वपूर्ण विकल्प है, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शासन प्रशासन के सभी अधिकारी कह रहे हैं कि आप एक दूसरे से दूरी बनाकर रखिए। जबकि मीडिया के सहारे हम देख रहे हैं कि मंडियों में, बाजारों में और भी सार्वजनिक स्थलों पर लोग जाने अनजाने में भी इकट्ठा हो रहे हैं और भीड़ को बढ़ा रहे हैं। ऐसे भी कोई भी ये अल्ट्रासोनिक सेंसर जो इसमें लगा हुआ है, इसमें से अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन या अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती हैं। जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं और वापस आती हैं तो वो एक सरफेस में, जैसे ही कोई भी उसकी रेंज में आता है तो एक रडार की तरह भी काम कर जाता है कि हाँ, इसकी रेंज में कोई भी व्यक्ति है, इसे दूर होना है। यूपी में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गोंडा जिले में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही जिले में कोरोना केस की संख्या बढ़कर के 60 हो गई है। अब तक 33 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। वहीं गोंडा में कुल एक्टिव केस की संख्या 27 तक पहुंच गई है। 100 रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है, जिसमें से 95 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 5 रिपोर्टें हमारे यहाँ की पॉजिटिव आई हैं। इन 5 पॉजिटिव रिपोर्टों को देखते हुए कुल हमारे पास अब जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की संख्या है वो 60 हो गई है और जिसमें से कि 33 मरीज ऐसे हैं जो कि एक सुखद पहलू है कि 33 मरीजों की छुट्टी हो चुकी है, उनको डिस्चार्ज किया गया, जो सकुशल अपने घर पहुंच चुके हैं और उनको घर पे ही रह के वो जो जिनका 1 हफ्ता पूरा नहीं हुआ वो होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। बाकी भी सभी लोग अपना परहेज कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज की डेट में हमारे पास L1 जो कोविड हॉस्पिटल है पंडरी कृपाल का, उसमें 26 पेशेंट हैं और एक पेशेंट जो हमारा L2 में है वो L2 में पेशेंट, क्योंकि वो 75 साल की आयु के पेशेंट थे और उनके साथ कोमॉर्बिडिटीज भी थी, तो इसीलिए उनको हायर सेंटर पे रखा गया है। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कोरोना के कहर से लोहा नगरी पर पड़ी चोट। लोहा नगरी के कमजोर उद्योग की टूट रही कमर। क्या वापस लौट पाएगी लोहा नगरी की रौनक? क्या लोहा नगरी के चिमनियों से निकलेगा उम्मीद का धुआं? क्या स्टील सिटी के चेहरे पर फिर से आएगी उछाल की मुस्कान? देखिए ANP न्यूज स्पेशल, लोहा नगरी की चिमनियां और उम्मीद का धुआं, शनिवार 30 मई रात 9 बजे। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण देश में लंबे लॉकडाउन से बड़ी आबादी प्रभावित है और इनमें प्रवासी कामगार और श्रमिकों की संख्या काफी ज्यादा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लौटने में लगे इन सभी को घर में रोजगार देने की मुहिम छेड़ रखी है। तो वहीं कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में परेशान लोगों की बड़ी मदद करने को उत्तर प्रदेश सरकार ने जोरदार कदम बढ़ाया।
सरकार इस कठिन दौर में हर हाथ को काम मिले की नीति पर काम कर रही है। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन और अन्य औद्योगिक संस्थाओं के साथ एमओयू साइन किया, जिससे कि 11,50,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो वहीं शुक्रवार को ही 9 लाख श्रमिक और कामगारों को रोजगार की गारंटी मिल गई। प्रदेश के अंदर या बाहर से आने वाले हमारे जितने भी प्रवासी कामगार और श्रमिक हैं, इनके हाथों को